भाई ये तो मार्केट के अंदर गजब ही हो रहा है। मार्केट के अंदर असल में करना क्या है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में ही नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। आरबीआई की एक नई नोटिफिकेशन आई है मार्केट के वैल्यूएशन को लेकर, उसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मिड कैप कैटेगरी के दो बहुत ही बेस्ट मिड कैप है जो अक्सर आजकल के अक्सर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में वो फंड दिखते ही दिखते हैं। सबसे पहले नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल का फंड और दूसरे नंबर पे है एचडीएफसी फंड, समझ रहे हैं। तो इन दोनों फंड का भी हम रिव्यू करने वाले, शॉर्ट रिव्यू हम करेंगे, वहां पर देखेंगे कि भाई हाल फिलहाल में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि भाई हमने काफी समय तक के रोया हुआ है, समझ रहे, किस चीज को लेकर, गिरावट को लेकर के। मार्केट के अंदर लगातार गिरावटें हो रही है भाई। स्मॉल कैप गिर रहे हैं, मिड कैप गिर रहे हैं, तो लार्ज कैप गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं। मतलब हम गिरावट को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। एक समय ऐसा था, लेकिन मार्केट के अंदर समझ में नहीं आया कि भाई मार्केट आखिर रिकवर कब हुआ और मार्केट महंगा भी कब हो गया। यहाँ पर समझने वाली बात है। जबकि एक चीज मैं आपको बताऊं, हाल फिलहाल में आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि भाई मार्केट के अंदर वैल्यूएशन है, खास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप जो सेगमेंट है वहां पर वैल्यूएशन खास तौर से है। अच्छा, डिफेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी अभी आपको देखिए कुछ न्यूज तो ऐसे आ रही है जिसमें लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई डिफेंस के ये स्टॉक्स हैं जो कि जहां पर मौका है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मौका नहीं है। बहुत सारे इंडेक्स ऐसे सॉरी स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल जो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है, अगर उस चीज को अगर आप देखते हैं ना और उन चीजों को देखकर चलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सही मानों में यार यहाँ पर तो वैल्यूएशन आ चुका है। अब हमें डिफेंस के स्टॉक्स में भी निवेश करना है तो भाई सोच समझदारी के साथ ही हमारे को निवेश करना पड़ेगा। देखिए, असल में हुआ क्या है ना, ये मैंने आपको कहा ना कि समझ में ही नहीं आया कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट होते होते ये वैल्यूएबल कैसे हो गया। असल में हुआ ये था कि स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में जो अभी कहा गया है इन दोनों सेगमेंट के अंदर कि भाई यहाँ पर वैल्यूएशन है। असल में इसके अंदर शुरू से ही लेकर अभी तक वैल्यूएशन गिरावट के टाइम पर भी ऐसा नहीं कि ये खत्म हो चुका था, नहीं, खत्म होने वाला था। जिसका जिक्र मैं, जिसकी बात मैं इससे पहले की वीडियो में भी कर चुका हूं। मतलब कितना पहले कर चुका हूं पता है आपको, जब आरबीआई की रिपोर्ट नहीं आई थी तभी मैं इस बात के बारे में बोल चुका हूं कि भाई मार्केट के अंदर जितनी गिरावट होनी चाहिए उतनी गिरावट हुई नहीं है। और साथ में मैंने आपको ये भी बोला हुआ था कि भाई अगर गिरावट टाइम पर नहीं हुई तो आगे जाकर यहाँ पर गिरावट हो सकती है, यहाँ पर गिरावट पॉसिबल है, यानी स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट के अंदर। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन यहाँ पर आपको मेन दो चीज समझना है, समझ रहे हैं। इन तमाम तर बातों के तहत आपको दो बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ने से जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावटों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात यह है कि भाई न्यू इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, खासतौर से लमसम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर लमसम करने वाले निवेशक के लिए बहुत ही सोच समझदारी का समय होता है कि आपको सोच समझदारी के साथ लमसम करना चाहिए, देखना चाहिए, पी को एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद जहां पर जिस आप स्कीम के अंदर, यानी जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आप लमसम करने वाले हो, आपको देखना चाहिए कि भाई ऐसा है कि वो किस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है और उस इंडेक्स के कि भाई पीई क्या कह रहा है, पिछले 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के पी कैसे रहे। इन चीजों को देखने के बाद तब जाकर आप वहां पर लमसम करिएगा। तो समरी के तौर पे अगर कहा जाए तो यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है कि भाई गिरावटों की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, गिरावट यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा थोड़ा करके लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, समझ रहे हैं ना। मार्केट के एक ही लेवल पे बहुत ज्यादा पैसा आपको निवेश नहीं करना है। तो यहां तक ये सारी बातें कंप्लीट हो जाती है। अब दो ऐसे फंड जो कि मिड कैप कैटेगरी से, और आज के डेट में अगर आप 100 निवेशक की पोर्टफोलियो को चेक कीजिएगा ना, तो मुझे लगता है कि 55-60 निवेशक की पोर्टफोलियो में आपको एक वाले फंड, यानी मोतीलाल ओसवाल वाले फंड तो आपको जरूर ही मिलेंगे, यानी तो एचडीएफसी जरूर ही मिलेंगे, समझ रहे हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई फंड मिड कैप कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि 75 से 80% निवेशक के पोर्टफोलियो में आपको ये दोनों फंड में से कोई एक ना एक मिल ही जाएंगे, समझ रहे हैं। आखिर क्या है खासियत, क्या है खास बात इन दोनों फंड के अंदर, चलिए हम देखते हैं लाइव।
तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप फंड शो हो रहे हैं। उसके बाद जो अब आगे की डिटेल्स है मैं आपको दिखलाता हूँ। दोनों ही मिड कैप कैटेगरी से, मिड कैप इक्विटी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एज की बात करें तो यहाँ पर 11 साल 5 महीने हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के, जबकि एचडीएफसी के 12 साल 6 महीने हो चुके हैं। फंड साइज की अगर मैं बात करूँ तो 30,401 करोड़ का फंड साइज यहाँ पर मोतीलाल में देखने को मिल जाता है। एचडीएफसी की अगर बात की जाए तो 79,718 करोड़ के फंड साइज देखने को मिल जाते हैं। तो अगर फंड साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल के कंपैरिजन में एचडीएफसी का जो एयूएम है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर हम रिटर्न्स को देखें तो पिछले 1 ईयर में जो रिटर्न्स दिए, मोतीलाल ओसवाल ने 9.14% का रिटर्न्स दिया है, एचडीएफसी ने 7.9% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात करें तो 36.81% का रिटर्न्स दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। वहीं पर एचडीएफसी अगर देखें तो 33.27% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स अगर देखेंगे तो 38.01% का रिटर्न्स दिया है मोतीलाल ओसवाल ने। वहीं पर अगर एचडीएफसी की बात की जाए तो भाई यहाँ पर 33% के रिटर्न्स मिले हैं, समझ रहे हैं ना। तो रिटर्न्स ऑफ कोर्स दोनों ही फंड्स के बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल के जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में जो ये 38 है ना और यहाँ पर 33 है, मतलब 3% ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर 36 देख सकते हैं, यहाँ पर 33 है, यहाँ पर भी लगभग 3% ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो ये एक अच्छा मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म में, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेक्टर आपको देखना चाहिए। टॉप 3 सेक्टर्स को अगर देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल को देखें, टेक्नोलॉजी है जहाँ पर अच्छे खासे पैसे निवेश किए जा रहे हैं, 22.07% पैसे निवेश किया जा रहा है। कैपिटल गुड्स है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सर्विसेज है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फिनेंशियल है, हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल्स है। तो यहाँ पर देखिए अगर सेक्टर में तो ये दोनों फंड के अंदर जो बेस्ट चीज़ें, बल्कि बेस्ट ने बहुत ही बेटर चीज़ें यहाँ पर, समझ रहे हैं ना, कि भाई बिल्कुल ही टॉप 3 सेक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टॉक्स होंगे वो भी मैच नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग का भी बहुत ज़्यादा डर यहाँ पर नहीं रहेगा, समझ रहे। कंपनीज अगर आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसे आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर इक्विटी के अंदर एयूएम का कितना परसेंटेज वाइज पैसे निवेश किया जा रहा है, परसेंटेज वाइज कितने पैसे निवेश किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो 68.82% पैसे निवेश किया जा रहा है। मतलब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है इसके एयूएम के 68.82% पैसे इक्विटी में लग रहे हैं, यहाँ पर 91% पैसे लग रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एचडीएफसी के अंदर। उसके बाद अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ पर 0.68% का एक्सपेंस मिल जाता है मोतीलाल ओसवाल में, और यहाँ पर 0.75% का एक्सपेंस मिल जाता है एचडीएफसी में। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि भाई एक्सपेंस के मामले में भी थोड़ा एचडीएफसी जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, महंगा है भाई एक्सपेंस के मामले में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करें तो 1% एग्जिट लोड है, कितने दिनों के लिए है भाई, इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, ठीक है ना। अगर आप 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हैं, एग्जिट लोड ऑफ 2% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, मतलब 2% है भाई, ऊपर में तो 1% शो हो रहा है कि एग्जिट लोड ऑफ 2% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, समझ रहे हैं। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप रिडीम करते हैं तो 2% का एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। वहीं पर अगर यहाँ एचडीएफसी में देखेंगे तो एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, ठीक है ना। अगर 1 साल के अंदर अंदर आप रिडीम करते हो तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, कोई भी लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, दोनों के बेंचमार्क इंडेक्स जो रहने वाले हैं वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो भैया यहाँ पर एसआईपी और लमसम की बात हो रही है, तो दोनों में आप 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, 1000 रुपये से लमसम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई हम जैसे गरीब लोग भी यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फाइनली फंड के जो भी डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि डिटेल्स और जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अब कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि भाई मैं बराबर कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि देखिए अगर आपकी गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनी हुई है तो वहां पर कोई भी फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पोर्टफोलियो में इन दोनों में से कोई भी फंड अगर नहीं है और गोल बेस्ड पोर्टफोलियो अगर बनी हुई है, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है, तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो ये सारी बातें जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक बात मुझे याद आ रही है कि भाई कई म्यूचुअल फंड हाउस है जिनके सीईओ वगैरह ने कहा था, या उनके बड़े जो फंड मैनेजर वगैरह होते हैं उन लोगों ने कहा था कि भाई अभी हमारे पास कैश बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ है, हमने कैश को होल्ड करके रखा हुआ है, हम इंतज़ार कर रहे हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले, कोई मौका मुझे मिले और मार्केट के अंदर हम पैसे को डिप्लॉय करें। लेकिन वो पैसे भी अभी तक मार्केट के अंदर नहीं लगाए गए हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि भाई देखिए, मार्केट के अंदर मौका कब मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये कहता हूँ, सोचिए कि अगर अभी वो पैसे जब कैश में रखा हुआ है तब जाकर इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है मार्केट, मुझे लगता है कि वो पैसे जब ड्रॉप कर दिए जाएंगे तो वैल्यूएशन और भी आसमान पर पहुंच जाएगा। तो देखिए, कब वैल्यूएशन खत्म होता है, कब क्या होता है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला है। जब भी मार्केट के अंदर गिरावट होने लगती है तो बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि ठीक है अब वैल्यूएशन खत्म हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्केट उठने को आता है तो फिर वहाँ पर मार्केट वैल्यूएबल हो जाती है। तो ये चीज़ बड़ा कन्फ्यूजन है भाई। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंतज़ार करते रहिए, देखते रहिए, हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं आगे होता है क्या है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।